नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पाषाण काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और ये आपके किसी स्टेट पीसीएस में आए होंगे या यूपीएससी में आए होंगे या किसी अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रुशफुट कौन थे। तो जो रॉबर्ट ब्रुशफुट थे ये आपके प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे और आपके पुरातात्विविद थे। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्राग इतिहास के जो पिता के नाम से जो फेमस है आपके रॉबर्ट ब्रुश फ्रुट जी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन किया था। तो जो पाषाण काल का जो त्रियुग विभाजन किया था ये आपके थॉमसन जी द्वारा किया गया था। और इन्होंने पाषाण काल को आपके पाषाण काल में, कांस्य काल और लोह युग में बांटा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टियर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो ये सारे सारे लोग जो हैं ये आपके पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए लोग हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन के शाख से सबसे पहले मिलते हैं। तो पशुपालन के जो सबसे पहले हमें प्रमाण मिलते हैं ये आपके मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से, जहाँ से मिले वो स्थान कौन सा है। तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं ये हमें आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नारायण स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो मादहा है और सराय नारायण है यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन करा कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, वह जगह कौन कौन सी है। तो हड्डी के जो आभूषण मिले हैं हमें ये आपके सराय नारायण से मिले हैं और महादाय से मिला है। और ये आपके मध्य पाषाण काल के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन करा कि एक ही खबर से तीन मानव कंकाल मिले हैं। तो एक ही खबर से जो मानव के तीन कंकाल मिले हैं ये आपके दमदमा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। तो कृषि का जो सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है ये आपके नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो भारत में मानव जीवाश्म में जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं आपके नर्मदा घाटी से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले जो अनाज अनाज इस्तेमाल किया गया था या अनाज को उपयोग में लाया गया था ये आपका जौ को लाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ये आपके लौरादेव से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओदे, बोरी, बागोर, ये लखन यानी ये लिखैया होगा, में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो जो बागोर है ये आपके राजस्थान में, और बागोर से हमें मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग के नाम से जो फेमस है आपका ताम्रपाषाण युग फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगा में से वो पुरास्थल कौन सा है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर आपके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो मेहरगढ़ है ये आपके यहाँ से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर आपके हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो जो नौदा टोली का जो उत्खनन करवाया था ये आपके एच डी सांकलिया जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौदा टोली कहाँ स्थित है। तो जो नौदा टोली है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये पहचान आपके मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राका टीला, बुधिहाल, संगनकलू, कोल्डिवा और ब्रह्मगिरी में से जिस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित वो स्थान कौन सा है। तो इनमें से जो संगनकलू है ये आपका नवपाषाण कालिक स्थल है। बाकी ये जो ब्रह्मगिरी, कोल्डिवा और अन्य स्थल है ये आपके मध्य पाषाण काल के स्थल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका प्रसिद्ध है ये आपके अपनी गुफा शैल चित्रों के लिए फेमस है और भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको आपकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सबसे अधिक जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ये आपके मध्य प्रदेश की भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता भीमबेटका बाघ अमरावती में वो स्थल कौन सा है जहाँ से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। तो जो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है ये आपके अपनी चित्रकला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व वेदताओं द्वारा जिसने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा था उसके शैल चित्र प्रागैतिहासिक महत्व के समझाइए का नाम क्या था। तो जो भीमबेटका की जो गुफा है इसकी जो खोज की थी आपके बी एस वाकणकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौरिक मृदबाण पात्र गौरिक मृदबाण पात्र का नामांकन हुआ था। तो जो गौरिक मृदबाण यानी ओसीपी का जो नामांकन हुआ था ये आपका हस्तिनापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे ये जो डेड बॉडी होती थी उसको अपने घर के फर्श के नीचे लगा देते थे, दबा देते थे और इसको आपके उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे, दफनाते थे। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रह्मगिरी जो है ये आपके कर्नाटक में है। बुरजोम चिरान मास्की में से वह स्थल कहाँ है जहाँ से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुए हैं। तो जो जम्मू कश्मीर का जो बुरजोम है ये आपके यहाँ से हमें मानव के साथ साथ आपके कुत्ते के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी मानव के कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरजोम कोल्डिवा ब्रह्मगिरी और संगनकलू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो गर्त आवास के जो साक्ष्य मिले हैं ये हमें जम्मू कश्मीर के बुरजोम से मिले हैं। और गर्त आवास का मतलब होता है मतलब गड्ढों के अंदर घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र केतुगढ़ प्रसिद्ध है। तो जो चंद्र केतुगढ़ फेमस है ये आपके टेराकोटा कला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश्वर प्रसिद्ध है। तो गणेश्वर जो है ये आपके ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र का वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्या क्षेत्र का वो शिलाश्रय आपका लिखैया है जहाँ से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां हैं और आपको उनको बताना कि कौन किसके साथ सम्मिलित है। तो जो सोन घाटी का संबंध है ये आपके पुरापाषाण काल से है और भीमबेटका गुफा का संबंध आपके मध्य पाषाण काल से है और बुर्जुहोम जो है ये आपके नवपाषाण काल का स्थल है और बनास घाटी का संबंध आपके ताम्रपाषाण काल से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नूतन बुत नूतन भूतल नूतन भूतल काल में के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी क्षेत्र में प्रवास किया था, यह अवधारणा दी थी। तो ये अवधारणा जो दी थी ये आपकी जी आर शर्मा जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों का संकलन संलग्न कार्यालय है। तो ये इनका जो कार्यालय है ये आपके जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक कहा जाते हैं ये आपके अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले महानिर्देशक माने जाते हैं आपके जॉन मार्शल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है ये आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और इससे आगे हम जो सैंधव सभ्यता के संस्कृति के क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो घाटी सभ्यता से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता था। तो ये आपके अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का संबंध किससे है। तो हड़प्पा का संबंध जो था आपके सिंधु घाटी की सभ्यता से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित थी। तो सिंधु सभ्यता का संबंध जो था ये आपके आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये आपकी नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्यों की जो सभ्यता थी ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये इनके मृदबांड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से किस तरह से भिन्न थी।
तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी आपके वैदिक सभ्यता से इसलिए अलग थी क्योंकि उनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी, और ये इनके पास चित्रलेखन भी करते थे, इनकी लिपि का भी इनको ज्ञान था, और इनके पास लोहे के भी प्रमाण मिलते हैं, और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का इनको पास अभाव था। इस वजह से ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी वैदिक सभ्यता से अलग थी। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख सोर्स क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख स्रोत है ये आपका पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनको बताना है। तो जो EJH मैकेहन के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी आपके सुमेर के लोगों का जो पलायन हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की इनसे उत्पत्ति हुई थी। मार्टी मार्टिमर मिलर का कहना है कि जो पश्चिमी एशिया से जो सभ्यता का जो विचार का प्रवसन हुआ था इससे सिंधु घाटी की उत्पत्ति हुई थी। और अमलानंद घोष का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो हुआ था ये आपके पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप इनका उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में जो चांदी के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं ये आपके हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, या यूँ बोले कि सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग क्या होता था? तो जो हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें आपके लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन करा कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है ये आपकी पूर्व आर्यन सभ्यता से माना जाता है, यानी प्री आर्यन के समय से माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वो जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोर और वहाँ की जो टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ मिली है इसमें आपके हाथी के भी चिन्ह देखने को मिलते हैं, गेंडे के भी चिन्ह देखने को मिलेंगे, और बाघ अन्य अन्य पशुओं के भी चिन्ह देखने को मिलते हैं, लेकिन गाय को इसको इसमें नहीं उखेरा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदूदड़ो, कोटदीजी, सोगोरा और देसलपुर में से हड़प्पा स्थल नहीं है। तो जो चंदूदड़ो था ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, कोटदीजी भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, देसलपुर भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, लेकिन जो सोगोरा है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक तरफ प्राचीन तल स्थल दी है, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज दी गई है। तो जो लोथल है यहाँ से आपके गोदीवाड़ा की साक्ष्य मिले हैं। जो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में, और यहाँ से आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जो लोथल है ये आपके गुजरात में, और यहाँ से आपका गोदीवाड़ा मिला है। जो धौलावीरा है ये आपके गुजरात में है, और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। जो बनावली है ये आपके हरियाणा में है, यहाँ से आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्के हल्की आकृति मिली है। और जो हड़प्पा है ये आपके पाकिस्तान में, और यहाँ से आपके शवदान R37 का प्रमाण मिला है। जो मोहनजोदड़ो ये भी आपके पाकिस्तान में है, और यहाँ से आपके नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। R37 का जो प्रमाण मिला ये आपके हड़प्पा से मिला है। और हल्के प्रमाण मिट्टी से बने हुआ हल्के जो प्रमाण मिला ये आपके बनावली से, और आपके जुता हुआ खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, गोदीवाड़ा आपके लोथल से। तो ध्यान रख लेना। इसमें फिर एक तरफ स्थल दिए गए, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपके जो हड़प्पा स्थल है ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हस्तिनापुर था ये आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित था। जो नागार्जुन कोंडा है ये आपकी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। जो पैटर्न है ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे है। जो कालीबंगा ये आपके घग्गर नदी के किनारे था। जो लोथल है ये आपकी भोगा नदी के किनारे था। और जो रोपड़ है ये आपके सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंधो सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो जो सेंधो सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है ये आपके पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसमें आपके एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ हड़प्पा काल के स्थल दिए गए हैं। तो जो आलमगीरपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो लोथल है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, और ये आपके गुजरात में स्थित है। कालीबंगा भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, और ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। जो रोपड़ है ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, और ये भी आपके पंजाब में स्थित है। बनावली जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है। जो दैमाबाद है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। जो राखीगढ़ी है ये आपके हरियाणा में स्थित है। और जो उल्हास है ये आपके यूपी में स्थित है। और जो मांडा है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो बालू है ये आपके हरियाणा में स्थित है। और जो आपके पाडरी है ये आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सही सम्मिलित करना है, ये करना है कि जो हड़प्पा स्थल है इसकी जो खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने की थी।
जो हस्तिनापुर के जो हस्तिनापुर की जो खोज की थी आपके बीबीलाल ने की थी। जो तक्षशिला है, इसका संबंध आपके जॉन मार्शल से है। और जो कौशाम्बी है, इसका संबंध जो है ये आपके एनजी मजूमदार से है। और जो लोथल है, इसकी खोज जो की थी आपके या यूं बोले इसका उत्खनन जो करवाया था ये आपके SR राव ने करवाया था। और जो सुर कोटड़ा है ये आपके इसकी खोज जो की थी आपके JP जोशी जी ने की थी। जो धौलावीरा है आपके गुजरात में है और इसकी खोज आपके JP जोशी जी ने की थी। तो ध्यान रखना, ये सुर कोटड़ा है और कोटड़ा या धौलावीरा है, इसकी खोज आपके JP जोशी जी ने की थी। और इसमें RS बिष्ट का नाम भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन सा है? तो जो मोहनजोदड़ो ये आपके सिंध में स्थित है। चंदूदड़ो भी आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। जुड़ेर जोदड़ो भी आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आमरी भी आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। और कोट दीजी जो है ये भी आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अली मुराद भी आपके सिंध में स्थित है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये जगह कहाँ है, सीधे सिंपल से पूछ ले कि चंदू तोड़ो कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो ध्यान रखना, ये आपके जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि चन्नू दड़ो का उत्खनन के निर्देशन किया था। तो जो चन्नू दड़ो का जो उत्खनन हुआ था ये आपके JH मैके के निर्देशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा स्थल है ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। जो कालीबंगा ये आपके राजस्थान में है। और लोथल आपके गुजरात में, और आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हड़प्पा आपके पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो स्थित कौन सा है? तो रंगपुर आपके सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है। और ये आपके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन करा कि हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो जो बनावली और कालीबंगा था, यहाँ से आपके हल का टेराकोटा मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ददरी ददरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल ये कहाँ स्थित है? तो ददरी आपके पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में से सिंधु सभ्यता का वो स्थान जो भारत में स्थित है। तो हड़प्पा आपके पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में है, लोथल आपके भारत के गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था स्थित है। तो जो लोथल है ये आपके गुजरात में स्थित है। और ये आपके भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतनम नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, या यूं बोले कि जो बंदरगाह था, ये आपका लोथल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसमें जो कालीबंगा ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और रोपड़ भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन जो पाटलिपुत्र है इसका संबंध आपके सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है ये आपका राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और राखीगढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी वो कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के संगम पर बसी हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा जो पुरा स्थल है ये आपका राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे आपके मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो करते पूजा करते थे आपकी मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति की भी पूजा करते थे। लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। पशुओं की भी पूजा करते थे। नागों और वृक्षों की भी ये पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी उसके जो प्रभारी थे ये आपके सर जॉन मार्शल जी जिसके प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुर कोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज किसने की थी? तो सुर कोटड़ा की जो खोज की थी आपके जगपति जोशी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी आपके राकलदास बनर्जी और
राखालास बनर्जी ने तो आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और जो दयाराम साहनी इन्होंने आपके हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज आपकी 1921 में की गई थी, और राखालास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज आपकी 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी नगरों में, यहाँ पे नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, व्यापार और वाणिज्य था इनका उन्नत दशा में था, और ये आपकी माता देवी की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है जानी जाती है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, और अपने कृषि संबंधी कार्यों और अपने उद्योगों के लिए फेमस थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो जो ए कनिंगम है, ये आपके सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन के महत्व को नहीं समझ पाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो जो बी ए स्मिथ थे, ये आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सही सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपके नगरीय संस्कृति का विकास हुआ था, फिर आपके लोहे का हल का प्रमाण मिलता है, फिर हाथ मुद्रा चलती है, फिर आपके चांदी का सिक्का आता है, फिर आपके सोने का सिक्का चलता है। तो इनमें सबसे पहले आपके नगर संस्कृति का विकास हुआ था, फिर आपके लोहे के का हल मिलता है, फिर आपके पंचमार्क मुद्रा मिलती है, फिर आपके चांदी के सिक्के, फिर आपके सोने के सिक्के का कालक्रम सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु कौन सी थी। तो धातु आपकी तांबा थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। तो हाथी दांत का जो पैमाना मिलता है ये आपके हड़प्पा के लोथल से मिलता है, या यूं बोले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो धातु कौन सी है। तो हड़प्पा काल समय लोहे के परिमाण अभी तक नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो जो बनावली है आपके हरियाणा में स्थित है, और ये आपकी घग्गर और उसकी जो सहायक नदी है उसकी घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कौन सा इसमें कथन सही होगा। तो जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा ये आपके सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। जो हड़प्पा के लोगों ने आपके सड़कों और नालियों के जाल के साथ आपके नियोजित शहरों का विकास किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही कथन है। तो जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिलते हैं ये आपके गुजरात के धोलावीरा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा नगर में 3 भागों में कौन सा विभक्त था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा नगर था ये आपके 3 भागों में बटा हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचय के लिए या जल संचय या प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहरें के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया था, वो स्थल कौन सा था। तो गुजरात का जो धौलावीरा ये आपके अपने जल संचय के लिए, अपने प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन करा कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो उन्नत जल प्रबंधन के जो प्रमाण मिलते हैं हमें ये आपके धौलावीरा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वो स्थल जहाँ से द्विसंस्कार द्विशव संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो डबल वरियल या द्विशव संस्कार जो मिले हैं ये आपके लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुआ था। तो सनौली से जो अभी उत्खनन किया था यहाँ से हमें मानव शवदान मिला है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये कहाँ स्थित है। तो जो मांडी है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो मांडा है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती प्रारंभ सबसे पहले हुई थी। तो कपास की खेती जो सबसे पहले जो हुई थी ये आपके भारत में हुई थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आपकी लौकिक सभ्यता थी और इसमें आपके धार्मिक तत्व भी देखने को मिलते थे और इसमें स्वामी वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये आपकी वैदिक लौकिक सभ्यता थी और ये आपके यहाँ पे राजा का वर्चस्व वाली संस्कृति नहीं थी और यहाँ पे कपास के कपड़े पहने जाते थे। यही बोले कि कपास की उत्पत्ति हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो ये वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करते थे कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृक्षभ मुद्रा में प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो वृक्षभ मुद्रा में जो हमें मूर्ति मिली है आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। तो हमारी मोहरों में आपके जो वृक्ष की आकृति मिलती है आपके पीपल की मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। तो ये प्रमाण आपके घोड़े का नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें शेर के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो जो सिंह युक्त देवता देवता की जो कृति में प्राप्त हुई है हमें राजस्थान के कालीबंगा से मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी। तो जो मिस्र की सभ्यता थी आपके नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं को उत्तर से का सही क्रम बताना है। तो सबसे उत्तर में आपके एज़टेक था, फिर उसके नीचे आपका माया था, फिर आपके मुइस्का, फिर आपका इंका। तो ये आपका उत्तर से दक्षिणतम इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली में जो विकसित करने की जो सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है ये आपकी सुमेरिया की सभ्यता को माना जाता है। तो ये आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे। वैदिक काल से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है आपके श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो क्लासिकीय संस्कृति में जो आर्य शब्द का अर्थ है ये आपका एक उत्तम व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना भेद कौन सा है। तो सबसे पुराना भेद जो है ये आपका ऋग्वेद है और इस भेद को आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रयी नाम से कौन से भेद फेमस है। तो त्रयी नाम से आपके तीन भेद जो हैं ये आपके फेमस है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये ध्यान रखना इसमें आपका अथर्ववेद नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो वैदिक ग्रंथ है जिसमें वो वैदिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें आपके वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है आपके ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है इसमें ये किसमें पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त की जानकारी हमें सबसे पहले आपके ऋग्वेद में ही मिलती है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो अथर्ववेद है ये आपके औषधियों से संबंधित है। जो ऋग्वेद है आपके ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद में आपके बलिदान और कर्म कांडों की विधि से संबंधित है और जो सामवेद है ये आपके संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋग्वेद है ये आपके स्तुति और प्रार्थनाएं इसमें दी गई है। यजुर्वेद में आपके स्तुति और कर्म कांड दी गए हैं और सामवेद में आपके संगीत की स्तुति दी गई है और अथर्ववेद में आपके तंत्र मंत्र और वशीकरण की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद चार वेदों में वो कौन सा वेद है जिसमें आपकी जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। तो जो चार वेदों में जो सबसे पुराना भेद है, सबसे जो नया वेद है अथर्ववेद, इस अथर्ववेद से हमें जादुई माया और वशीकरण की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी त्रिचाएं हैं। तो ऋग्वेद में आपके 10,552 त्रिचाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जो है ये आपकी स्तुतियों का एक संकलन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडल, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ वेद दिए गए दूसरी तरफ इनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है
और जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। या यूं बोलें कि ऋग्वेद का संबंध आपके ऐतरेय ब्राह्मण से है, सामवेद का संबंध आपके पंचविश से है, और अथर्ववेद का संबंध आपके गोपद से है, और यजुर्वेद का संबंध आपके शतपथ ब्राह्मण से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का वो मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये आपके सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसकी जो पता चलता है ये आपके यजुर्वेद से इसका पता चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में वो कौन सा वेद है जिसका संकलन आपके ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो सामवेद है ये आपके इसका जो संकलन किया गया था ये आपके ऋग्वेद पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वो स्थल कौन सा है जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है ये आपके दर्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं हैं, ब्राह्मण उपनिषदों में से वो वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो जो मोक्ष की जो चर्चा मिलेगी ये आपके उपनिषद में मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो मोक्ष शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ये आपके श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है ये आपके इसकी जो उल्लेख मिलता है ये आपके कठोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा थे ये आपके अश्वपति जो थे ये आपके कैकेयी के राजा थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है इसमें आपके पहले तो आपकी वैदिक संहिता आई थी, उसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ आए गए, फिर आपके आरण्यक, फिर आपके उपनिषद। तो ये इसका आपका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे सर्वाधिक वर्णित सबसे ज्यादा जो उल्लेखित नदी है आपकी सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। तो अस्किनी की जो पहचान की जाती है, अस्किनी जो है आपकी चिनाब नदी का प्राचीन नाम है, यूं बोले या यूं बोले कि चिनाब नदी को आपके वैदिक साहित्य में अस्किनी के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो नदी कौन सी है। तो ये आपकी कुबा नदी और क्रुमु नदी थी। एक तरफ वैदिक नदियां दी गई, दूसरी तरफ इनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो जो कुबाई है या इसका जो आधुनिक नाम है आपकी काबुल नदी है, और जो रावी नदी है इसका जो प्राचीन नाम था ये आपका परुषणी नदी था। जो गंडक नदी है इसको आपके वैदिक काल में आपके सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता था। जो सतलज नदी है इसको आपके वैदिक साहित्य में आपके या वैदिक काल में इसको आपके सतुद्री के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है। चतुष्टय यानी चार पुरुषार्थ है। तो ये जो चार पुरुषार्थ है ये आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार आश्रम कौन से हैं। तो जो चार आश्रम है आपके ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और आपका संन्यास आश्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये कहता है कि रीत आपके मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। जो धर्म था ये आपके व्यक्तियों के दायित्वों या स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व के कर्तव्यों का संकल्पना था। तो ये कथन आपका ठीक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ जो है ये आपके प्राकृतिक नियम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं में जो पुरोहित माना जाता था आपके बृहस्पति को माना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री में से वो ब्राह्मणवादिनी कौन थी जिसने आपके कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो जो लोपामुद्रा थी इन्होंने आपके कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में निष्ठ शब्द
का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग आप किसके लिए होता था? तो परवर्ती काल में इसका यूज आपके एक सिक्कों के लिए होने लग गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, तो ये आपके गले का आभूषण था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशा का जाने जाते थे, तो प्राचीन काल में निशा का जो जाने जाते थे आपके स्वर्ण आभूषण को निशा का कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14वीं सदी 14 ईसा पूर्व का 14 ईस्वी पूर्व का बोगोज बोगोज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो बोगोज कोई जो अभिलेख है आपके इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यहाँ पे क्योंकि इस अभिलेखों से हमें वैदिक देवताओं के और देवियों के नामों की जानकारी मिलती है, इसलिए बोगोज कोई अभिलेख फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो अभिलेख जो ईरान से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो जो बोगोज कोई अभिलेख है ये आपके ईरान में स्थित है और इससे हमें भारत में आर्यों के आने की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंकराचार्य यानी बेसेंट विवेकानंद बाल गंगाधर तिलक में से वो कौन है जिसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे आपके गर्म दल के नेता थे और इन्होंने आपके आर्यों के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन करा कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे, तो ये आपके ऋषि गौतम रावगण संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का दूर समझा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का जो दूर समझा जाता था, ये आपके कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो गोत्र शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ये आपके ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो प्रथा की जो शुरुआत हुई थी आपको उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था ये आपकी प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, तो ऋग्वेद काल में जो जनता विश्वास करती थी आपके कर्म कांडों में विश्वास करती थी और बलि में विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ऋग्वेद में जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था ये आपकी जो परुषणी नदी थी इसके किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सरस्वती बेतस्ता यमुना में से वो नदी कौन सी है जिसे ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। तो वैदिक काल की जो सबसे फेमस नदी थी आपकी सरस्वती नदी थी और सरस्वती नदी को आपके ऋग्वेद में आपके माते तमा देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन करा कि ऋग्वेदिक आर्यों का पंचजन कौन थे? तो ऋग्वेद आर्यों के जो 5 जन थे ये आपके यदु, ध्रुवु, पुरु, अनु और तुर्वसु थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो आर्यों का जो जीवन यापन का जो मुख्य साधन था ये आपका कृषि था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो यौ शब्द जो इस्तेमाल ऋग्वेद में किया जाता था ये आपके जौ के लिए कहा जाता था। इसमें एक तरफ फसल दिए गए, दूसरी तरफ इनके ऋग्वेदिक नाम दिए गए हैं। तो ऋग्वेदिक काल बोले या वैदिक काल में जो जौ को चावल को आपके ब्रीही कहा जाता था, मूंग को आपके मुदंग कहा जाता था, जौ को आपकी यौ कहा जाता था वैदिक काल में और गन्ना को आपकी इक्षु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेदिक पणी नागरिक थे, तो ऋग्वेदिक काल में जो पणी थे ये आपके व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी, तो वैदिक काल में जो शासन प्रणाली थी आपकी वंश परंपरा राजतंत्र पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन जो सभा थी आपकी मंत्री परिषदीय सभा होती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था, तो जो सबसे नया भेद है अथर्ववेद इसमें आपके सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम क्या था? तो ऋग्वेद काल में जो सभा समिति थी उसमें से जो जो सभा थी ये आपके न्यायिक कार्यों को देखती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात
आयुर्वेद यानी यथार्थ जीवन का विज्ञान है, इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो आयुर्वेद या जीव के विज्ञान के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है आपके अथर्ववेद से मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो जो ऋग्वैदिक धर्म था ये आपके बहुदेववादी धर्म था। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त वर्णित समर्पित है। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित है ये आपके भगवान इंद्र को समर्पित थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऋग्वेद काल के बाद जो सबसे ज्यादा जो मंत्र देखने को मिलते हैं आपके अग्नि को देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ऋग्वेद में युद्ध देवता को समझा जाता था। तो ऋग्वेद काल में आपके युद्ध के जो देवता समझे जाते थे आपके इंद्र को समझा जाता था। अगला क्वेश्चन करा कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक उल्लेख लोकप्रिय देवता कौन थे। तो पूर्व वैदिक आर्यों के में सबसे ज्यादा जो फेमस देवता थे आपके भगवान इंद्र थे। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो जो भगवान इंद्र थे ये आपके इनको आपके झंझावात का देवता माना जाता था और इनको ये आपके वर्षा का देवता माना जाता था। झंझावात का मतलब होता है एक तूफान आना, भूकंप आना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ था। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था ये आपके ब्राह्मण युग का काल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। तो गायत्री मंत्र के नाम से जो सबसे फेमस मंत्र मिलते हैं ये आपके ऋग्वेद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी आपके विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक थे। तो ये संकेतक जो थे आपके पुराणों के संकेतक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो मुख्य पुराणों की संख्या जो है आपके 18 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री भगवद गीता का मौलिक रूप लिखी गई थी। तो जो श्री भगवद गीता इसको जो मौलिक रूप में लिखा गया था आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में मूल तो जानी जाती थी। तो महाभारत को आपके जन जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शत सशस्त्री संहिता के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपकी महाभारत फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वो कौन है। तो ये आपके वासुकी जो थे आप उन्होंने अपने आपको समुद्र मंथन के समय अपने आप को रस्सी के सर्प ने आप सांप ने अपने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो वासुकी का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखी जाती है। तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हमें जो उदित हुई आपके धर्मशास्त्र के समय ही हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तस्मो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूल तो लिया गया है। तो जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय शब्द लिया गया है, कथन लिया गया है, ये आपके बिद्राणे के उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या उपनिषद जिसका अर्थ सफेद घोड़ा है। तो जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसका अर्थ है आपके सफेद घोड़ा है। अगला क्वेश्चन करा कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो सत्यकाम जाबाल की जो कथा है ये अनब्याही माँ होने का जो लांछन को चुनौती देती है आपकी छांदोग्य उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी आपकी ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है। तो वैदिक कर्म कांड में आपके जो होता का जो संबंध था ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता संबंधित है। तो ये अवस्था जो है आपके जिंद अवस्था जो थी आपकी ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में अगन्या माना गया था। तो वैदिक काल में अगन्या आपकी गाय को माना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू नाम अधिकारी था। तो वैदिक काल में जो भागदू नामक प्रशासनिक अधिकारी था आपके राजस्व कर्ज जमा करने वाला अधिकारी था। अगला क्वेश्चन आपको सही सम्मिलित करना है। तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता थी। जो उत्तर वैदिक समाज था ये आपके कृषक प्रधान समाज था।
जो ऋग्वैदिक समाज था ये आपके चारागाह वाला समाज था, और मध्यकाल में आपकी जमींदारी की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ऋग्वेद काल में जो सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, आपके गाय को माना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्राचीन समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्दों में से वो शब्द जो शेष तीन के वर्ग में नहीं था, तो इसमें आपका कोश जो है ये आपके इनमें तीन वर्ग में इसमें शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों की संख्या कितनी है। तो जो संस्कारों की संख्या है ये आपके 16 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहलाता था। तो जो जीवन यापन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था, इसको आपके उपाध्याय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। तो पुराणों के संदर्भ में सही कथन जो है आपको जो विष्णु पुराण है ये आपके मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। जो वायु पुराण है ये आपके गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था की जानकारी या उस पर प्रकाश डालता है। तो ये आपके वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे, और इससे आगे हम बौद्ध धर्म के क्वेश्चनों को, धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये आपके 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो जो महात्मा बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ दिया था या अपने घर का त्याग किया था, तो इस घटना को आपके महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी गृह त्याग की घटना को आपके महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध की माँ का संबंधित थी। तो जो गौतम बुद्ध की जो माँ थी आपके कोल्य वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन करा कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके 563 ईसा पूर्व में आपके लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था ये आपका सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बसाड़ स्तंभ लेख, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमदई रुमदई स्तंभ अभिलेख में से वो अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो रुमदई स्तंभ अभिलेख है ये इस चीज की पुष्टि करता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये आपके लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो मौर्य सम्राट अशोक है इनके अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके लुम्बिनी से हुआ था। और रुमदई स्तंभ अभिलेख से भी ये जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये आपके मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर, यहाँ पे आपके महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है ये आपके कुशीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवंती, गंधार, कौशल और मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो महात्मा बुद्ध का संबंध आपके कौशल राज्य से था और मगध राज्य से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो अंतिम रूप से जो उपदेश दिए गए थे आपके, या यूं बोले कि अंतिम रूप से जो दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति था ये आपका सुबुद्ध था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी आपकी वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो बौद्ध धर्म के निर्वाण की जो अवधारणा का जो सबसे श्रेष्ठ व्याख्या करता है ये आपके तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलार कलाम कौन थे। तो जो आलार कलाम थे ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे और ये आपके सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था ये आपके सारनाथ में दिया था। और जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, इस घटना को आपके धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो बुद्ध आपके उदयन के समय कौशाम्बी में आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी आपके महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये आपके राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता आपके महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन आपके कश्मीर में किया गया था और ये आपके कनिष्क के शासन काल में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके वसुमित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है, तो महात्मा बुद्ध जो महायान शाखा ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका जो औपचारिक रूप से जो प्रकट हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी बौद्ध संगतियों का आयोजन स्थल कहाँ था? तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी आपके राजगृह में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था आपके वैशाली में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति आपके कुंडलों यानी कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, तो महायान बौद्ध की विशेषता है कि ये बुद्ध को आपके देवतारोपण मानते हैं और बोधिसत्व के पद पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना ये आपके बौद्ध महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था ये आपके राजगृह में हुआ था और ये आपके अजातशत्रु के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति की हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये आपके वैशाली में हुआ था और इस ये आपके कालाशोक के समय ये दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक तरफ महात्मा बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं, एक तरफ घटना एक तरफ स्थल दिए गए हैं। तो लुम्बिनी में तो आपके महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में आपके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन या महापरिनिर्वाण हुआ था। या यूं बोले कि महात्मा बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्त की जो हुई थी आपकी बोध गया में हुई थी, पहला प्रवचन जो दिया था आपके सारनाथ में दिया था और जो महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था ये आपके कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वो घटना है जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है ये इस घटना में आपका इसका जो चित्रण किया है आपके मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। इसमें भी एक तरफ अर्थ दिए गए, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध से जो चिन्ह है उनसे संबंधित है। तो जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका कमल था। महात्मा बुद्ध का जो पहला प्रवचन था ये इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका धर्म चक्र परिवर्तन था और जो महात्मा बुद्ध का महाबोधि था यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये इसको आपके बोध वृक्ष या पीपल वृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह था और जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। या यूं बोले कि गृह त्याग का संबंध आपके घोड़े से है, महाबोधि का संबंध आपके बोध वृक्ष से है, प्रथम प्रवचन का संबंध आपके धर्म चक्र परिवर्तन से है और महात्मा बुद्ध का जन्म का संबंध आपके कमल से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आपको सही सुमेलित करना है, जो बौद्ध परिषद थी या एक तरफ बौद्ध परिषद है दूसरी इसका अध्यक्ष दिए गए, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी या पहली बौद्ध परिषद हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप थे। जो दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था इसके जो अध्यक्ष थे आपके सभा कामी थे। तीसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे ये आपके मेघालीपुत्र तिस्स थे और चौथी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे आपके बसु मित्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध दर्शन की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो बौद्ध दर्शन का जो बीज था ये आपके गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है और बुद्ध ने हमेशा ही दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये इसमें कथन स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट था ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय जिस वर्ग का था वो वर्ग कौन सा है? तो ये आपके कंग्युपा वर्ग से था। अगला क्वेश्चन आपके महात्मा बुद्ध से पूछा गया और आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपके कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था, पहला कथन ठीक है।
दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को आपके बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, महात्मा बुद्ध ने आपके वैदिक जो धर्म थे उनको अस्वीकार किया था, इनको रिजेक्ट किया था। चौथा कथन कह रहा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो चौथा कथन भी ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने आपके आर्य सत्य को का प्रचार किया था और वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो सारे कथन इसमें ठीक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहीं आपके महाबोधि मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में बोध वृक्ष को नष्ट करवा दिया था। तो महात्मा बुद्ध बोध गया में जो बोध वृक्ष था इसको जो नष्ट करा दिया था, ये आपके शशांक ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में स्थित वर्तमान बोध वृक्ष है, ये अपने वंश की पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजन नदी के तट पर स्थित है कौन सा है? तो जो बोध गया है ये आपके बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है और ये आपके निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश संबंधी थे। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे ये आपके आचरण की शुद्धता और इसमें पवित्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में ही आपके जो देवदत्त थे ये आपके बौद्ध का संघ का प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संघ के नेतृत्व को जो नामित किया गया था या किसी को भी नामित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना का जो अंग है ये आपके धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में ये कथन सत्य है कि वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यानी कर्म में विश्वास रखते थे और निर्वाण प्राप्ति में भी ये आपके महात्मा बुद्ध विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये आपके वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी गई थी। त्रिपिटक का संबंध किससे? तो त्रिपिटक का संबंध जो है ये आपके महात्मा बुद्ध से है और इसमें बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो बौद्ध संघ का वो ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं ये आपके विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो जो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है ये आपके अभिधम जो है ये आपके बुद्ध पिटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि वो बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित तो कौन है? तो महात्मा बुद्ध के जो नैतिक एवं सिद्धांत संकलित है ये आपके सुत्त पिटक में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन करा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है कि बुद्ध, धम्म और संघ का अर्थ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है आपके अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया जाता है जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार्य का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोकाराम विहार स्थित है। तो जो अशोकाराम विहार स्थित है ये आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो विश्व शांति स्तूप है ये आपके बिहार के राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो जो बोध गया में जो महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है यहाँ पे जापानियों के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। तो स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है आपके ऋग्वेद में मिलता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जो स्तूप होते थे ये आमतौर पर आपके यहाँ पे अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तो ये कथन आपका ठीक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो भारतीय कला में आपके जो स्तूप का निर्माण हुआ था ये इसका संबंध भी आपके बौद्ध धर्म से था। चैत्य का जो निर्माण हुआ था ये भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और बिहार का संबंध भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान्य कटक जो माँ संदिग्धों माँ संदिग्धों माँ संदिग्धों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ वह क्षेत्र अवस्थित है। तो ये क्षेत्र आपके आंध्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनारा में वह स्तूप स्थूल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वो स्थान कौन सा है। तो वो स्थान आपका सांची है। यानी सारनाथ से भी महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है, बोध गया में महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है और कुशीनारा भी महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है। क्योंकि सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा में आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लेकिन सांची का जो संबंध है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है आपके बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि संसार अस्थिर और क्षणिक है और संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत में से किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में एक माना जाता है कि जो संसार ये आपके अस्थिर है और क्षणिक यानी क्षण भर के लिए है। तो ये महात्मा बुद्ध का कहना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जो फेमस है आपका महात्मा बुद्ध फेमस है या गौतम बुद्ध फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर एडविन एनोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये जो लाइट ऑफ एशिया आधारित है ये आपके ललिता विस्तार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो स्थित है। तो ये आपके महाराष्ट्र के कनेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशुद्धि मग की रचयिता कौन है। तो विशुद्धि मग के जो रचयिता है आपके बुद्ध घोष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वो कौन है। ये आपका नागार्जुन है। तो नागार्जुन को ये आपके भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे और इनको आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी में चाइना भेजा गया था और शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो ये आपका नागार्जुन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हो उधर कौन सा है। तो नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो संप्रदाय आपका माध्यमिक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला वाराणसी गिरनार उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो जो विक्रमशिला था ये आपके बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित है। तो बल्लवी जो विश्वविद्यालय है आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी आपके गुप्त काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी आपके कुमार गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध है ये आपके बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा महाविहार के पतन का कारण था। तो नालंदा महाविहार के पतन का कारण था कि राजकीय प्रशय न मिलना मिलना बंद हो गया था और इस्लामी आक्रमण होने की वजह से नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। तो ये आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता है ये आपके वेदों के प्रमाणन के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। कर्म कांडों की कर्म कांडों पर भी को भी निषेध करते हैं और प्राणियों की हिंसा का भी ये निषेध करते हैं। यानी प्राणियों को हिंसा किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं या इनका सही क्रम कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो सत्य का सही क्रम है आपका दुख है, दुख का कारण है और दुख का निरोध है
और दुख निरोध का मार्ग है। तो ये 4 कारण है, 4 सत्य मार्ग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो बौद्ध और जैन दोनों ही आपके कर्म में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग मानते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय सही कथन कौन सा है। तो जो बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन ये है, जो बौद्ध धर्म वाले लोग थे ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी आत्मा की जो सत्ता होती है, यानी आत्मा को ये तो नहीं मानते हैं। और उसने वर्ण और जाति को भी अस्वीकार किया था। यानी महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं और वर्ण और जाति को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और यानी नहीं करते हैं स्वीकार नहीं करते हैं। और उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को भी चुनौती दी थी। उन्होंने बोला था कि जो ब्राह्मण वर्ग है आपके सर्वोच्च कोटि का नहीं है, या इनको सबसे ऊंचा नहीं रखा था और कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में सही स्टेटमेंट थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का विस्तार का कारण क्या था। तो बौद्ध धर्म का विस्तार का ये कारण था कि एक तो धर्म में उनकी बहुत सादगी थी। दूसरा ये आपके दलितों के भी इन्होंने दलितों के लिए विशेष अपील करी थी और दलितों को भी अपने धर्म में आने देते थे। और मिशनरी की भावना थी धर्म में मिशनरी की भावना थी और स्थानीय भाषा में का ये प्रयोग करते थे। यानी स्थानीय भाषा का ये अपने धर्म को प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए आपके बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन जिस कारण से हुआ वो कौन सा है। तो आरंभिक मध्य युग के समय में जो बौद्ध धर्म का जो पतन का जो कारण हुआ था ये आपके उस समय एक तो बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था। इस वजह से ये पतन का कारण बना था। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो धार्मिक इतिहास के बारे में आपके सर्व सर्वास्तुवादियों को मान्यता थी और दिग्ग विषय के अवयन को पूर्णतः क्षणिक नहीं थे और अपितु वक्तव्य के रूप में सदैव विद्वान रहते थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। ये इसमें अंतर क्या है। तो जो चैत्य होते हैं या तो ये तो आपके जो चैत्य होते हैं ये आपके पूजा स्थल होते हैं। जो कि विहार होते हैं ये आपके बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। तो ध्यान रखना चैत्य जो है आपके पूजा स्थल होते हैं जबकि जो विहार होता है ये आपके बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है या निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन क्या रखे बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी। तो जो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी ये आपके सल्तनत काल में भी प्रभावशाली रही थी। अगला क्वेश्चन क्या रखे पूर्वी भारत में पाल शासक के समर्थक थे। तो पूर्वी भारत में जो पाल शासक थे ये आपके बौद्ध धर्म के या बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे और इससे आगे हम जैन धर्म के क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे आपके ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ थे और इनका संबंध आपके वाराणसी से था। अगला क्वेश्चन एक तरफ तीर्थकर दिए गए, दूसरी तरफ इनके प्रतिमा के लक्षण दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो आदिनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका वृषभ था और जो मल्लीनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह आपका जल कलश था और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका सर्प था और शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका अश्व था। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ तीर्थकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके संज्ञान दिए गए हैं। जो पार्श्वनाथ था इनका प्रतीक चिन्ह आपका सर्प यानी सांप था और आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका वृषभ था और महावीर का प्रतीक चिन्ह आपका सिंह था और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका हिरण था। अगला क्वेश्चन करा कि जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम कौन सा है। तो इनमें सबसे पहले आपके अभिनंदन आते हैं, फिर आपके पद्म प्रभु आएंगे, फिर विमल नाथ आएंगे, फिर आपके मुनि सुब्रत नाथ आएंगे। तो ये जैन तीर्थंकरों का सही क्रम होगा।
अगला क्वेश्चन में एक तरफ तीर्थ कर दिए, दूसरी तरफ इनके निर्वाण स्थल दिया गया है। जो ऋषभनाथ है इनका जो निर्वाण स्थल है ये आपका अष्टापद में था। और वासुपूज्य का निर्माण स्थल आपके चंपापुरी है। और नेमिनाथ का जो निर्माण स्थल था ये आपका उर्जंत था। और महावीर का जो निर्माण स्थल था ये आपका पावापुरी में है। यानी यूँ बोलें कि जो ऋषभनाथ की जो मृत्यु हुई थी आपके अष्ट अष्टापद में हुई थी। और वासुपूज्य की मृत्यु आपकी चंपापुरी में हुई थी। और नेमिनाथ की मृत्यु आपके उज्जैन में हुई थी। और महावीर की मृत्यु आपके पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये आपके कुंडग्राम यानी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो जैन तीर्थकरों के जो अंतिम थे ये आपके महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के तट पर महावीर स्वामी ने ज्ञान को प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को आपके जो ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी आपके त्रिजु पालिका जो नदी है उसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमि तथा संभव में से वो कौन है जो जैन तीर्थकर नहीं था। तो जो नाथ मुनि थे ये आपके जैन तीर्थकर नहीं थे। बाकी आपके चंद्र प्रभु भी आपके जैन तीर्थकर थे। नेमि नाथ भी आपके जैन तीर्थकर थे। और संभव भी आपके जैन तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन करा कि प्रवास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है प्रवास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है। तो जो जैन धर्म के जो 6वें तीर्थकर थे पदम प्रभु इनका जो तीर्थ स्थल था ये आपका प्रवास गिरी था। अगला क्वेश्चन करा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको कैवल्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन करा कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म से के अंग है वो कौन सा है। तो जो त्रिरत्न का जो सिद्धांत है या त्रिरत्न का सिद्धांत है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के त्रिरत्न है तो आपका सम्यक धारण है सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये आपके जैन धर्म के लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है या यूं बोले जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकांतवाद सर्व सर्वस्तित्ववाद शून्यवाद स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो जो अनेकतावाद और स्यादवाद है ये इनका संबंध आपके जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन करा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है ये आपके सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वो है जैन मत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। तो जैन धर्म आपके विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है ये आपकी अहिंसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यापनीय एक संप्रदाय था। तो यापनीय जो एक संप्रदाय था ये आपके जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो जो स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध है ये आपके जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व तथा 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो जो 14 पूर्व है ये आपके सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वो भाषा कौन सी है। तो आरंभिक जैन साहित्य जो लिखा गया है आपके अर्धमागधी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा पावा सवेद शिखर तथा उर्जयंत में से वो स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो जो संवेद शिखर को आपके जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी गाथा
आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृत्त कल्प सूत्र में से वो जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इनमें से आपके जो तेरी गाथा है ये आपके जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं था। अगला क्वेश्चन करा कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का जो पहले अनुयायी थे ये आपके जमाली थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो जैन सभा के का जो अंतिम रूप से जो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो जो श्वेतांबर धर्म सूत्र इसमें 12 अंग शामिल है और महावीर की माता का नाम आपके त्रिशला था जो कि आपकी वैशाली के लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही था। अगला क्वेश्चन करा कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म हुआ था ये आपके बनारस में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि महावीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो महावीर स्वामी थे ये आपके 24वें तीर्थंकर थे और ये आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। और इनकी जो माता थी आपकी लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी के जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी और इन्होंने आपके 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में इनका देह त्याग किया था या इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो प्राचीन जैन धर्म के संबंध में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो आपके जो भद्रभाव के नेतृत्व में आपके दक्षिण भारत में जैन धर्म जो थे ये आपके प्रचार हुआ था। यानी जैन धर्म का जो दिगंबर के जो इनके जो अनुयायी थे आपके दिगंबर थे और इन्होंने आपके दक्षिण भारत में आपके जैन धर्म का प्रचार किया था। और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे ये आपके स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं रहे थे और इन्होंने आपके श्वेतांबर कहलाए थे। अब प्रथम शतक इससे पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के जो राजा थे खारवेल का समर्थन भी मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो जैन सिद्धांत के जो अनुरूप है ये आपके कर्म को विनिष्ट करने का कर्म को विनिष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है और प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो उसमें आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होता है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो जो जैन धर्म के जो सिद्धांत है ये आपके आत्मा को मानते हैं और ये बोलते हैं कि चाहे छोटी से छोटी भी चीज़ क्यों ना हो उसमें भी आत्मा होती है। यानी जैन धर्म का लोगों का मानना है कि जो पत्थर होता है उसमें भी जीवन है और जो कर्म होता है इसका जो विनाशक है और कर्म आत्मा का जो विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला जो है आपके अनेकांतवाद है, दूसरा आपका शादवाद है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वो गुण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन में संपदा ही नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं के लिए भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय में जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के जिस धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास के प्रतिबिंबित करता है वो कौन सा संप्रदाय है? तो ये आपका जैन संप्रदाय या जैन परंपरा है क्योंकि जैन संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो पत्थर है उस पर भी आपका जीवन जीवन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाधि मरण संबंधित है यानी समाधि मरण यानी सलेखना संबंधित है। तो सलेखना विधि जो थी आपके जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके मक्खली गोशाल जी थे। अगला क्वेश्चन करा वो संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो जो आजीवक संप्रदाय था जिसके संस्थापक आपके मक्खली गोशाल थे ये आपके नियति की अटलता में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन है एक तरफ आचार्य दिए गए दूसरी तरफ इनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो लकुलिश ने जो सिद्धांत दिया था आपके पाशुपत का सिद्धांत दिया था, नागार्जुन ने आपके शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, भद्रभाव ने जो थे आपके जैन धर्म से संबंधित है और गोशाल ने आपके आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी।
या यूं बोलें कि पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक आपके लकुलिश थे। शून्यवाद के प्रतिपादक आपके नागार्जुन थे। जैन के प्रतिपादक आपके जैन का संबंध आपके भद्रवाह से था। और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक आपके घोषाल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया, तो ये आपके आजीविकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है ये आपके बौद्ध और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहों के मंदिर बनवाए थे, तो खजुराहों को जो मंदिर बनाए थे आपके चंदेल राजाओं ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है, तो जो होयसलेश्वर मंदिर है ये आपके शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी, तो जो स्वर्ण बेलगोला में जो गोमेश्वर यानी बाहुबली की जो मूर्ति स्थापित कराई थी ये आपके चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्त महामस्त का महामस्त का अभिषेक संबंधित है, तो ये आपके बाहुबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि बाहुबली का पुत्र माना जाता है, तो बाहुबली का जो पुत्र माना जाता है आपके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का माना जाता है। यानी जो बाहुबली है ये आपके ऋषभदेव का पुत्र है। तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे, और इससे आगे हम शैव और भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो शैव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसमें आपके सबसे पहले आपका त्रेता युग आया था या कृतयुग आया था, जिसको आपके सतयुग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका त्रेता युग आया था, उसके बाद आपका द्वापर युग आया, फिर आपका कलयुग आया था। तो ये 4 युगों का सही क्रम है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलि कलयुग, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक मंत मयूर मयमथ और ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वो जो प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो जो ये महत मयूर थे ये आपके शैव संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती के प्रतीक है, तो अर्धनारीश्वर मूर्ति का जो आधा शिव और आधा पार्वती का जो प्रतीक है ये आपके देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नयनार थे, तो जो नयनार थे ये आपके शिव धर्म के उपासक थे या शिव धर्म अनुयायी थे या शिव धर्म को मानने वाले लोग थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोईगई, तिरुज्ञान, पुडम, तिरुमंगई में से कौन है जो अलवार संत नहीं था, तो इसमें आपके पोईगई भी आपके अलवार संत थे, पुडम भी आपके अलवार संत थे, तिरुमंगई भी आपके अलवार संत थे, लेकिन जो तिरुज्ञान थे ये आपके अलवार संत नहीं थे। अगला क्वेश्चन करा कि भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो भागवत संप्रदाय में के विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया था ये आपके गुप्त राजाओं ने दिया था या गुप्त वंश के राजाओं ने दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे आपके श्री कृष्ण थे। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो जो कृष्ण थे ये आपके देवकी के पुत्र थे, और इनका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है ये आपके छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिका पुराण संबंधित है, तो कालिका पुराण का संबंध आपके शाक्त धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, तो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा की गई थी सबसे पहले आपके भागवतों ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो देवता जी से कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो जो बलराम है इनका प्रतीक चिन्ह आपका हल है, और इनको आपके हल के लिए प्रदर्शित किया गया है, इनकी कला में इनको हल के लिए इनको प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो भागवत संप्रदाय में आपके शक्ति के रूपों की जो संख्या है आपकी 9 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो जो हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है ये आपके वासुदेव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन से हैं,
तो बागोद धर्म से संबंधित जो सबसे प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य है आपके हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है, और दूसरा आपका गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। तो जो बेस नगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस का जो निवासी था, ये आपके तक्षशिला का निवासी बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्गार करते हुए अंकित किया गया वो कौन थे? तो वो आपके 12 थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेद के लक्षण है। तो ये आपके वेदों की प्रामाणिकता में आस्था विभेद के लक्षण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति के समान महत्व देता है। तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को जो समान रूप से महत्व देता है, ये आपकी भगवत गीता देते हैं भगवत गीता देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता का मुख्य शिक्षा है। तो गीता की जो मुख्य शिक्षा है, ये आपकी निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्थान त्रयी सम्मिलित है। तो प्रस्थान त्रयी का संबंध आपके उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये आपके नौमिषारण्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण का वो कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। तो रामायण का पहला कांड जिसमें राम और हनुमान की भेंट का वर्णन मिलता है, ये आपके किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जो पुरी है आपके उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है, और ये यात्रा आपके भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है, ये आपकी गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, वो क्षेत्र कौन सा था? तो नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने जो भक्ति धर्म को जो लोकप्रिय बनाया था, ये आपको उत्तर भारत का क्षेत्र को लोकप्रिय बनाया था। एक तरफ आपके धर्म दिए गए, दूसरी तरफ पवित्र स्थल दिए गए हैं। तो जो पावापुरी है आपके जैन धर्म का पवित्र स्थल है, जो वाराणसी है आपके हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, और जो मदीना है ये आपके इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है, और जो वेटिकन है ये आपके ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है। या यूं बोलें कि जैन धर्म का संबंध आपके पावापुरी से है, हिंदू धर्म का संबंध आपके वाराणसी से है, इस्लाम धर्म का संबंध आपके मदीना से है, और ईसाई धर्म का संबंध आपके वेटिकन से है। और इससे आगे हम छठी सदी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को देखेंगे। और छठी सदी ईसा पूर्व के जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, ये आपके चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक तरफ राजा दिया गया, दूसरे तरफ इनकी राज्य दिया गया है। तो जो प्रद्योत राजा था, ये आपके अवंती का राजा था। उदयन जो थे, ये आपके वत्स के राजा थे। जो प्रसेनजीत थे, ये आपके कौशल के राजा थे। और जो अजातशत्रु थे, ये आपके मगध के राजा थे। या यूं बोलें कि जो प्रद्योत का संबंध है आपके अवंती से था, उदयन का संबंध आपके वत्स राज्य से था, और प्रसेनजीत का संबंध आपके कौशल राज्य से था, और अजातशत्रु का संबंध आपके मगध राज्य से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक तरफ राज्य दी गई, दूसरी तरफ इनकी राजधानियां दी गई है। तो जो अंग राज्य था, इसकी जो राजधानी थी आपकी चंपा थी। जो कौशल राज्य था, इसकी राजधानी आपकी साकेत और श्रावस्ती थी। और जो वत्स्य राज्य था, इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। और जो मत्स्य राज्य था, इसकी राजधानी आपकी विराट नगर थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये जो खारवेल थे, ये आपके इनकी जानकारी आपके हाथी गुम्बा अभिलेख से मिलती है। और ये जो नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, आपके कलिंग में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था, ये आपके अवंतिका था। तो पूछ सकते हैं कि अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? तो ध्यान रखना, आपका उज्जैन का नाम है। ये आपके सामने 4 राजधानियाँ दी गई है, और आपको बताना कि इस मानचित्र में ये राजधानियाँ कहाँ कहाँ स्थित है। तो जो ये क्षेत्र है आपके मत्स्य राज्य का क्षेत्र था, मतलब सीमा जनपद का क्षेत्र था। और जो अवंती थी, ये आपके ये जो बी दिया गया, ये आपके अवंती राज्य का क्षेत्र था। और जो ये आपके वत्स राज्य का क्षेत्र था। और जो ये क्षेत्र दिया गया, ये आपके अंग राज्य का क्षेत्र था। या यूं बोलें कि ये अंग महाजनपद था। यहाँ पे आपके अंग महाजनपद था, और इधर आपके वत्स महाजनपद था, और इधर आपके अवंती था, और इधर आपके मत्स्य जनपद था, महाजनपद था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमिका, करकोट, विराटनगर तथा रेड में से वो प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत के महाभाष्य में हुआ है। तो महाभारत के तथा महाभाष्य में जो उल्लेख हुआ है आपके मध्यमिका और विराटनगर का उल्लेख आपके महाभारत और महाभाष्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन करा कि उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद से पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी आपके उदयन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी आपके उदयन ने की थी और पाटलिपुत्र को राजधानी भी का चयन भी सबसे पहले आपके उदयन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो जो उदयन वासदत्ता की दंत कथा का संबंध है ये आपके उज्जैन से है। अगला क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन से कथन सही है? तो जो पाटलिपुत्र था ये आपके मगध साम्राज्य की राजधानी थी और ये आपके गंगा उत्तर में गंगा नदी के किनारे स्थित था और ये आपके पश्चिमी जो सोन नदी है उससे ये गिरा हुआ था। यानी यूं बोले गंगा नदी और पश्चिमी जो सोन नदी थी उसके बीच ये गिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था ये आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि गंधार, कंबोज, काशी, मगध में से वो जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके जो सबसे शक्तिशाली राज्य बना था ये आपका मगध राज्य बना था। अगला क्वेश्चन करा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वो शहर कौन सा है जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो जो राजगृह थे ये आपके मगध साम्राज्य की राजधानी थी और ये आपका वैदिक काल के दौरान ये शहर आपकी मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में था स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र आपके वैशाली में स्थापित किया गया था जो कि आपके लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है। तो जो 16 महाजनपद इनकी जो सूची मिलती है एक तो आपके अंगुत्तर निकाय में मिलती है, दूसरी आपकी भगवती सूत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि पाणिनि पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जो अष्टाध्यायी है ये आपके पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसमें आपके 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल जो राजधानी थी आपके अहि क्षेत्र की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी थी। तो जो मथुरा था ये आपके 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था और मथुरा की राजधानी आपकी सूरसेन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा भी आपके 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था और चंपा की राजधानी आपकी अंग थी। चंपा अंग जो अंग था ये आपके 16 महाजनपद में से एक जनपद था और अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। अगला क्वेश्चन करा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। तो जो शुक्तिमती थी ये आपके छेदी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो जो गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद था ये आपके अस्मक जो राज्य था या जो अस्मक महाजनपद था ये आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी और ये आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की शुरुआती राजधानी थी। तो मगध की शुरुआती जो राजधानी थी आपकी राजगृह या ग्रीवरज में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी में से वो जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। तो ग्रीवराज भी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। राजगृह भी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। पाटलिपुत्र भी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी लेकिन कौशाम्बी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर नगर विन्यास है। तो जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था इसका जो नगर विन्यास था ये आपका अर्धचंद्राकार था। अगला क्वेश्चन करा कि मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो जो अजातशत्रु था इन्होंने आपके अपने पिता की हत्या की थी और इसी कारण इनके पुत्र ने भी इनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन करा कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो जो अजात शत्रु थे ये आपके आर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराया और आत्मसात किया था।
तो मगध साम्राज्य में अब जो बज्जी गणसंघ को हराकर जो आत्मसात किया था, या यानी अजातशत्रु ने करवाया था। यानी जो बज्जी गणराज्य था या बज्जी गणसंघ था, इसको अजातशत्रु ने हराया था। अगला क्वेश्चन करें कि मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। तो मालवा क्षेत्र में जो मगध सत्ता का जो विस्तार हुआ था, ये आपके शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो मगध में जो आपके नंद वंश के संस्थापक थे, आपके महापद्मनंद थे या उग्रसेन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। तो जो मगध वंश की स्थापना की थी, आपके महापद्मनंद ने की थी। और नंद वंश के पश्चात जो मगध पर जो शासन किया था, आपके मौर्य राजवंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। तो जो राजा नंद का जो उल्लेख मिलता है, आपके जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें आपके राजा नंद का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का कालक्रम कौन सा है। तो मगध में सबसे पहले तो आपके हर्यक वंश ने शासन किया था। उसके बाद आपके शिशुनाग ने शासन किया था। उसके बाद आपका नंद वंश आया था। उसके बाद आपके नंदों को हरा कर आपके मौर्य वंश आया था। मौर्यों के बाद आपका शुंग वंश आया था। तो सबसे पहला आपका हर्यक वंश आया था, सबसे अंत में आपके शुंग वंश आया था, बीच में आपका नंद वंश आया था। तो इनका क्रम ये याद रख लेना, सबसे पहले आपका हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, फिर आपका नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का सम्राट जो अपुरोय परशुराम के नाम से जाना जाता था, तो ये आपके महापद्मनंद जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। तो बौद्ध धर्म के उदय का कारण ये था कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, और उस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इस वजह से आपके बौद्ध धर्म का उदय का कारण बना था। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित थे। तो जो गौतम बुद्ध के समय के जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे, ये आपके बिंबिसार के दरबार में से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो काल्पी नगर है, ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ प्राचीन काल के जो महाजनपद, उनकी राजधानियां दी गई है, जनपद दी गई, दूसरी तरफ इनकी राजधानी दी गई है। तो जो कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। और जो पांचाल राज्य था, इसकी राजधानी आपकी अहिछत्र थी। जो कौशल राज्य था, इसकी राजधानी आपकी साकेत थी। और जो वत्स राजधानी था, इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। या यूं बोले कि पांचाल का संबंध, जो कुरु राज्य का संबंध आपके इंद्रप्रस्थ से था, पांचाल का संबंध आपके क्षेत्र से, कौशल का संबंध आपके साकत से, और वत्स का संबंध आपके कौशाम्बी से है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ महाजनपद दी गई, दूसरी तरफ इनकी राजधानियां दी गई है। तो जो मत्स्य महाजनपद था, इसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा थी। और जो असमक राज्य था, इसकी राजधानी आपकी पोतन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल महाजनपद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो 16 महाजनपद, उनमें से 8 महाजनपद जो थे आपके उत्तर प्रदेश के, वर्तमान उत्तर प्रदेश में आते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो श्रेणी के बारे में जो कथन सही है, आपके जो श्रेणी जो होते थे, आपके व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन था। और उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। और श्रेणी अपने सदस्यों का आचरण पर सभी नियंत्रण रखा करती थी। और उत्तर भारत के साथ साथ ही आपके दक्षिण भारत के श्रेणियों के प्रचलन का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये आपके श्रेणियों के बारे में ये कथन सही था। और इससे आगे जो ये क्वेश्चन होंगे, ये आपके यूनानी आक्रमण के बारे में देखने की कोशिश करेंगे।